स्टूडेंट डिप्लोमा सेकेंड सेम में अपन पढ़ रहे थे चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ। चुंबकीय परिपथ और विद्युत परिपथ, ठीक है। इस टॉपिक में पढ़ रहे थे तो अपन ने क्या कल क्या पिछले क्लास में क्लास नंबर 4 में पढ़ने का पड़ा था, परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। परमाणु की संरचना होती है किस प्रकार होती है, तो मैंने बताया था आपको जो परमाणु की संरचना होती है अपने सौरमंडल से मिलती जुलती होती है, या अपने जो तरबूज होता है तरबूज के अंदर जो रेड भाग होता है उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं ना, तो उसके आकृति के समान भी होती है। तो उससे आगे अगली क्लास में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे परमाणु की संरचना का नियम, यानी जो परमाणु की संरचना होती है ना, यानी परमाणु यानी एटम की जो संरचना होती है ना उसके नियम होते हैं, यानी कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे ना परमाणु की संरचना का नियम। परमाणु की संरचना का नियम, परमाणु की संरचना का नियम। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित रहता है। जो प्रत्येक परमाणु होता है ना, प्रत्येक एटम होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आवेश रहित रहता है, ठीक है। तथा उसमें जो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, उसके अंदर जो नॉर्मल केस होता है ना, उसके अंदर जो एटम होते हैं ना, एटम के अंदर जो परमाणु, एटम वही होता है परमाणु, उसके अंदर जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इक्वल रहती है, ठीक है ना। तो ये चीज है इसमें। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था यानी कि नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्थिति में आवेश रहित होते हैं, आवेश रहित होता है, आवेश रहित होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, ठीक है ना। यानी कि आवेश रहित केस में क्या होता है, आवेश रहित होते हैं। कौन सी अवस्था में, नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। जो एटम के अंदर जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, आवेश रहित अवस्था में दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अतः परमाणुओं में कुल धनावेश, परमाणुओं में कुल धनावेश, परमाणुओं में कुल धनावेश, कुल ऋण आवेश, ऋण आवेश के तुल्य, ऋण आवेश के तुल्य होता है, ऋण आवेश के तुल्य होता है परमाणु। ये चीज है ना, तो इसके क्या होता है, परमाणुओं का कुल धनावेश होता है कुल ऋणावेश के तुल्य होते हैं।
तो परमाणुओं की कुछ कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं को दर्शाने के लिए अपन के अल्फाबेट अक्षरों को लेते हैं, जैसे के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो इनका अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो परमाणुओं में विद्यमान कक्षाएं, अगला बोर्ड हो जाएगा, परमाणुओं में विद्यमान कक्षाओं को के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू अक्षरों द्वारा यानी परमाणुओं के अंदर जो कक्षाएं होगी ना उनको अपन यानी कि किससे दर्शाएंगे, के से, एल से, एन से, एन से, ओ से, पी से, क्यू से भी दर्शाएंगे। वरना अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, अक्षरों के द्वारा व्यक्त किया जाता, व्यक्त या दर्शाया जाता है, ठीक है ना। इसमें प्रथम 4 कक्षाओं में प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण 2n स्क्वायर नियम के अनुसार होता है। यानी सबसे पहले प्रथम जो 4 कक्षाएं होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होगा ना 2n स्क्वायर नियम के द्वारा होता है। जो n यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसमें n हो जाएगी, इसमें n हो जाएगी आपकी कक्षाओं की संख्या है, n हो जाएगा आपका कक्षाओं की संख्या है, ठीक है ना। यानी कितनी कक्षाएं हैं, तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कक्षाएं हो जाएगी। इसके अंदर कक्षा नंबर आपका हो जाएगा के के अंदर आपका हो जाएगा फॉर्मूला होता है 2n फर्स्ट कक्षा का स्क्वायर हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 का कितना आ जाएगा 2। के कक्षा नंबर आपका आ जाएगा, कक्षा नंबर आ जाएगा आपका l, तो l में क्या हो जाएगा 2 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। अब तो 2 कक्षा आ गए तो l की 2 आ जाएगा ना, इसका 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8। कक्षा नंबर आपका कितना आ जाएगा, कक्षा नंबर आपका l के बाद में l, इसमें आ जाएगा 2, यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर 18, ऐसे नंबर आ जाएगा। कक्षा नंबर आपका कितना हो जाएगा के, एल, एम, एन। ये कक्षाएं काम आती है ज़्यादातर आपकी, एन होती है, एन के अंदर 2 का 2, यहाँ पे कक्षा नंबर 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 दूना 32। तो ये चीज़ सीखिए आपने, है ना। इसमें ये चीज़ सीखने को मिला आपका, क्या सीखने को मिला, यानी प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है ना 2n स्क्वायर के नियम से अनुसार होता है। तो इसमें जो n होता है जो कक्षाओं की संख्या होती है, जो इसके अंदर k हो जाएगा ना, क्लास नंबर k है, इसे दर्शाते हैं पर k अल्फाबेट के अक्षर से दर्शाते हैं। तो प्रथम कक्षा में 1 है तो n का मान 1 रख दिया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो कितना आ गया 2 आ गया यहाँ पे। अब l के अंदर 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पर 8 हो जाएगा। इसके अंदर कक्षा m के अंदर आपका 2 इंटू 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का 3 का क्यूब कितना होता है 9 होता है, वो स्क्वायर, इसको 18 आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कैसे सेम आ जाएगा 32। तो ये चीज़ ध्यान रखने की थी आपके, है ना। इसके बाद में आता है आपके परमाणु की संरचना के कुछ विशेषताएं हैं इसमें, ठीक है ना। तो विशेषताएं थोड़ी अपन ध्यान रखनी है ना।
तो ये चीज समझ में आ गई सभी स्टूडेंटों के, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर जो अपन ने परमाणु की संरचना का नियम है, प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है आपका, सामान्य स्थिति में क्या होते हैं, वो आवेश रहित होते हैं। यानी आवेश रहित का मतलब उन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि न तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहता है न प्रोटॉन का, यानी कि एक तरह से आपके नॉर्मल केस में रहते हैं, यानी जीवित रहते हैं। यानी कि आवेश रहित एक तरह से आपका जीवित है, यानी जैसे इसके अंदर कुछ अपन फोर्स डाल देंगे पोटेंशियल तो ये चार्ज हो जाएंगे। विशेषताएं लिखे परमाणु विशेषताएं, परमाणु की विशेषताएं। ये कौन सा बड़ा परमाणु की विशेषताएं। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना, 1840 गुना भारी होता है, ठीक है ना। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना भारी होता है। जबकि क्या होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना भारी होता है। अब मैंने बताया था वो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है यहाँ पे एक पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.72 10 की घात माइनस 27 kg, ये तो था आपका प्रोटॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा 9.10 10 की घात, यहाँ से 8 हो जाएगा 10 की घात माइनस 31 kg, ये है। तो आपका जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना भारी होता है। अब इसके अंदर आपका कौन सा है ना, ये वाला तो छोटा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1840 गुना भारी रहता है। तो इसमें ये छोटी संख्या हो जाएगी, तो माइनस 31 है वो छोटी हो जाएगी, माइनस 27 है जो इससे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो 1840 गुना भारी होता है। ये चीज ध्यान रखना होगा ना। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन आवेश रहित, न्यूट्रॉन आवेश रहित या उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है, ठीक है। और यह परमाणु का सबसे बाहरी कण है, सबसे बाहरी कण है, ठीक है ना। यानी परमाणु का एटम के अंदर 3 कण बताए थे मैंने, एक तो आपका प्रोटॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन। जो ये आना आपका जो न्यूट्रॉन है ना सबसे बाहरी कण है एटम का, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया इसका न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है और ये परमाणु का बाहरी कण होता है, यानी कि वेट में अधिक होता है। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, संख्या के बराबर होता है, संख्या के बराबर होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखेंगे अपन, परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। लास्ट लिखोगे परमाणु की अंतिम कक्षाओं में, परमाणु की
अंतिम कक्षाओं में, परमाणु की अंतिम कक्षाओं में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन, 8 से अधिक और उससे पहले वाली कक्षा में, उससे पहली वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन 18 से, ऐसे लिखो, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, ये नियम याद रख लें। सबसे पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1840 गुना भारी होता है। न्यूट्रॉन होता है जो क्या होता है, आपका आवेश रहित होता है, और इसका जो भार होता है ना, जो सबसे अधिक होता है एटम के अंदर, है ना। अब परमाणु का जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक है ना, जो नाभिक के अंदर आपका रहेगा ना, नाभिक के अंदर जैसे प्रोटॉन का मान 10 है, तो इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक के बाहर होगा, देखो ये चीज कहना चाह रहा है आपका, जैसे प्रोटॉन का मान कितना आपका 10 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मान भी 10 ही रहेगा। ये चीज इक्वल रहे, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन रहता है ना, उसका मान 10 है, उसका मान, जबकि न्यूट्रॉन का मान होता है तो कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, और लास्ट पॉइंट कह रहे हैं परमाणु के अंतिम कक्षाओं में 8 से अधिक, यानी कि अंतिम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, और उससे पहली वाली कक्षा में, उससे जस्ट पहली वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो अपन क्या करेंगे, नई कक्षा का निर्माण करेंगे। ठीक है ना, ये चीज है ना। तो सबसे पहले अपन मैं थोड़ा उदाहरण ले रहा हूँ। सबसे पहले ले रहा हूँ आपका हाइड्रोजन। ठीक है ना, हाइड्रोजन में क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन के अंदर आपका हो जाएगा, आपका ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है, ये आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 रहेगी, प्रोटॉन की संख्या भी 1 रहेगी, न्यूट्रॉन की संख्या 0 रहेगी। तो आप इसके अंदर जो सर्किल बनेगा आपका, ये आपका प्रोटॉन हो जाएगा और ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएगा आपका 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन का मान रहेगा, जो इसके अंदर 0 रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन के बाद में सेकंड पोर्शन हो जाएगा आपका, जैसे अपन लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आपका हो जाएगा, ऑक्सीजन के अंदर आप ये ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अपन इससे चलेंगे, तो इसके अंदर आपका, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या 8 हो जाएगी, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 हो जाएगी। तो अपना देखो ये फॉर्मूला लगता है नहीं लगता है वो देख लेना, बट n स्क्वायर का। तो इसके अंदर देखो प्रोटॉन की संख्या, ये देखो आपका प्रोटॉन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अपना कितना है, 8 लाना है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए, इसके अंदर चक्कर लगा देंगे। तो देखो आपका 2n स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की जगह 2, प्रथम कक्षा है, प्रथम कक्षा में 1 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 2। सेकंड कक्षा में 2 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 आपका 8 आ गया। लेकिन अब ये देखो क्या है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो प्रथम कक्षा में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, और इससे अगले वाली कक्षा आएगी ना, उससे अगले वाली कक्षा में आपके भाई टोटली 8 है, 2 तो किसमें आ गए, प्रथम में आ गए, आपके 21 में आ गए, 21 हो गया, और ये आपका l हो गया, और ये ओनली k कक्षा है। तो l कक्षा में आपको कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, क्योंकि 8 तो टोटल है ही, तो क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। तो यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या हुई 8, प्रोटॉन की संख्या आपकी कितनी हुई 8, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 हुई ना। ये चीज आपको सीखने को। लास्ट पॉइंट आपका इसके अंदर मैं लेता हूँ सोडियम। सोडियम ले लेता हूँ, इधर को आ जाओ थोड़ा।
सोडियम, सोडियम के अंदर क्या होता है, सोडियम में आपका ये हो जाएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब सोडियम में आपके क्या हो जाता है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 ही प्रोटॉन होते हैं, और जो 12 आपके होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है ना। 12 क्या होते हैं आपकी न्यूट्रॉन की संख्या होती है। देख लो वापिस, यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, ये आपका प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 2n² का फॉर्मूला लगा हुआ, 2n², यहाँ पे 2 की जगह 2 रख दे, प्रथम कक्षा में ये होता है कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर, दूसरे कक्षा में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो 8 और 1 10, फिर अपना 1 बचा, तो 3 कक्षाएं बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, 3 कक्षाएं बनेंगे आपको। तीन कक्षा में प्रथम कक्षा में कितने हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे कक्षा में कितने हो जाएंगे आपके 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने हो जाएंगे 8 और 10, कितना बचा, लास्ट कक्षा में आपका 1 बचेगा। तो कितने कक्षाएं हो गए यहाँ पे, K L M, 3 कक्षाएं हो गई, ठीक है ना। तो आपको क्या सीखने को मिला, आपको सीखने को ये मिला, इसके अंदर अपना 2n² का फॉर्मूला लागू हो रहा है, 4 कक्षाओं तक होता है। अब जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो क्वेश्चन कई बार आता है आपका ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 8, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना वही प्रोटॉन की संख्या होती है। देखो मैंने यही बताया आपको, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही आपकी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो देख लो सेम है सब में, ये चीज सेम रहेगी, लेकिन जो है न्यूट्रॉन की संख्या होती है जो चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि चेंज इसलिए रख सकते हैं क्योंकि ये आवेश रहित कण है इसलिए, और जो आपका है ना इसमें प्रोटॉन का तो क्या आवेश रहता है आपका ना। तो एक और उदाहरण ले लेंगे अपन, इसका ले लेंगे लास्ट ले लेंगे जैसे अपन कॉपर का, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना सबके, जैसे अपन कॉपर का लेते हैं ना, कॉपर का ले रहे हैं लास्ट अपन, कॉपर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 29 और प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे 29, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन हो जाएंगे ना इसके अंदर हो जाएंगे 35, ये हो जाएंगे 35, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कक्षाएं देख लेना, कॉपर के अंदर ये हो गया आपका नाभिक, यहाँ पे ये हो गया आपका नाभिक हो गया, ठीक है। ये कक्षाएं बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अपना सबसे पहले वही 2n² का अपन को कोई पता नहीं है कितनी, यानी प्राइमरी प्रथम कक्षा में यहाँ पे कितने, ये K हो गए, ये आपका L हो गए, ये M हो गए, अपन को पता नहीं है यानी कि प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन तो फॉर्मूला जानते हैं 2n², ठीक है। 2 की जगह प्रथम कक्षा K में कितना आपका 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 2, तो प्रथम में 2 लगाने, ठीक है ना। ऐसे करने को रटने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस समझना है, समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे कैसे अपने अगले कक्षा लेंगे, कक्षा नंबर K में कितना आ जाएगा 2, यानी सीरियल लेने 1 2 3, इसके अंदर 2 का स्क्वायर करना है, कितना 4 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन भर दो K में, सॉरी L में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे कैसे अपने कक्षा नंबर किसमें 3 में, तो आपका 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 दूनी 18, ठीक है। तो 18 भर दो इसमें, 4 5 6 7 8
कितना हो गया 18 और 8 कितने हो गए 26 हो गए 26 और 2 आगे कितने हो गए 28। अब कितना बचा अपना एक बचा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन संख्या 32। तो लास्ट कक्षा रहेगा इसमें कितने हो जाएगा आपका एक लगा देंगे अपन। इस वाले कक्षा में आप एक इलेक्ट्रॉन लगा देंगे तो यहाँ पर हो KNMN। तो आपके इसके अंदर जो परमाणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो लिख सकते हैं आप इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 8 18 और 1। ये चीज है यहाँ पे ऊपर के अंदर है। तो ये चीज सीखने को मिले आपको बहुत अच्छी चीज है ना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कि कॉपर के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है 32 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 35 होती है। 35 क्या है न्यूट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं रहती है क्योंकि आवेश रहित होती है एक तो ऊपर नीचे हो सकते हैं ना। लेकिन जो आपका है ना ये दोनों चीज है ना जो आपकी इक्वल रहेगी। ये चीज ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। आज का अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो ना। अच्छे समझना कोई दिक्कत नहीं आराम से समझ में आएगा सब चीज। ये चीज आती है कंपटीशन में आज का। तो अपना लास्ट टॉपिक बचा आज का फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आ जाएगा सब चीज आपके जो अभी पढ़ाया ना मैंने जो यही है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है जो आपका जैसे ये नाभिक है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो नाभिक के पास वाली कक्षा में क्या होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। लेकिन जो नाभिक से दूर वाली कक्षा होती है ना जैसे अपने सपोज करो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे आपके 2। इससे वाले अधिक कक्षा में कितने थे आपके 8 थे। ठीक है ना। ठीक से भाई 8 होते हैं 1 2 3 4 5 6 8 हो गए। अब जैसे इससे वाली कक्षा में कितने थे आपके कितने थे 1 ही था। यही तो चीज थी ना भाई। जैसे आपका क्या ले रहे थे अपन सोडियम ले रहे थे तो सोडियम में क्या हो रहे थे आपके 11 ही हो रहे थे। तो आपकी एक ही इलेक्ट्रॉन रहा। तो जो नाभिक के पास वाली कक्षा में जो अट्रैक्शन पावर रहेगा ना नाभिक के प्रति अधिक रहेगा और जो दूर वाली कक्षा है उसमें अट्रैक्शन पावर क्या रहेगा कम रहेगा। तो ये क्या दूर रहेगा तो इसका आकर्षण बल कम रहेगा और वो मुक्त अवस्था में वहीं रह जाते हैं। तो उसी चीज को अपन क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो परमाणुओं में इस चीज को लिखेंगे अपन परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अपने नाभिक से दूर होने के कारण इनमें नाभिक के प्रति आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए इन्हें
इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट लिखेंगे स्टार लगा के, धातुओं में यानी कि आपका क्या हो जाएगा मेटल, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है ना। तो मेटल में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है क्या होती है, तो क्या कह सकते हैं अपन, कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने क्या सीखा, परमाणु का नियम सीखा। परमाणु का नियम सीखने के बाद में परमाणु की विशेषताएं सीखी। परमाणु की विशेषताएं सीखने के बाद में आपने आपके अंदर जो प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे कक्षाएं चक्कर लगाती है। जो कक्षाएं चक्कर होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं। ये चीज भी समझ लो थोड़ा सा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से गति करता है। 2 प्रकार से गति करता है। एक तो हो जाएगा आपका कक्षीय गति होती है, और सेकंड होती है आपकी चक्रीय गति। ये ध्यान रखना, चक्रीय गति तो ज्यादातर होती है जो आपकी कक्षीय गति होती है। यानी कि जो नाभिक के चारों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 प्रकार की गति कर सकते हैं। या तो आपकी चक्रीय गति होती है या कक्षीय गति होती है। इससे आगे अपन पढ़ेंगे भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया आपने, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया। भाई इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे क्या होता है, धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन पे क्या होता है, आवेश रहित होता है। तो आपने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ लिया, परमाणु के नियम के बारे में पढ़ लिया। तो ये जितनी आगे पढ़ेंगे पर विद्युत धारा के प्रभाव क्या होते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं, वोल्ट किसे कहते हैं, ईएमएफ किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।